नमस्कार, फौजी लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमने आरटी एक्ट 2005 के बारे में बताना था, यानी कि आरटी एक्ट 2005 में किस धारा में क्या क्या प्रावधान है। लेकिन पिछले 3-4 दिन से हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस की जो हार हुई है उसके बारे में काफी चर्चाएं चल रही हैं, जिसमें से ईवीएम भी एक मुद्दा है और ईवीएम को लेकर कई भ्रांतियां समाज में फैली हुई हैं। इसलिए आज हरियाणा विधानसभा के जो चुनाव हुए थे उसके जो रिजल्ट थे उसके बारे में विश्लेषण को लेकर एक वीडियो बनाना जरूरी हो गया। आरटीए एक्ट के बारे में हम वीडियो कल बनाएंगे। हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस की जो हार हुई है उसके पीछे दो विश्लेषण हो सकते हैं, एक राजनीतिक विश्लेषण और दूसरा ईवीएम से संबंधित विश्लेषण। राजनीतिक विश्लेषण में टिकटों का बंटवारा, जिन उम्मीदवारों को टिकट नहीं मिली उन्होंने उस पार्टी को कितना डेंट किया है, कितना नुकसान पहुंचाया, जो नेता थे उनका आपस में कितना तालमेल था या कितनी खींचतान थी, पार्टी अपनी विचारधारा लोगों तक पहुंचाने में कामयाब रही या नहीं रही, आम आदमी पार्टी के साथ समझौता नहीं होने की वजह और होने की हालात में क्या होता, पार्टी का अपना पार्टी के अंदर मैनेजमेंट और बूथ लेवल तक का मैनेजमेंट, और इसके अलावा और भी कई कारण हो सकते हैं। वो किसी अलग वीडियो में विश्लेषण का विषय बनेगा। आज जो हम विश्लेषण करेंगे वह सिर्फ ईवीएम से संबंधित मुद्दों पर विश्लेषण करेंगे। ईवीएम से संबंधित 4 मेन विश्लेषण के विषय हैं। सबसे पहला है जो इस बार नया आरोप लगाया है कांग्रेस पार्टी ने या कांग्रेस पार्टी के एजेंटों ने, वो है कि जो ईवीएम मशीन थी, कई ऐसी ईवीएम मशीन मिली यानी कि जो कंट्रोल यूनिट थी गिनती के समय, जिसमें जो बैटरी थी वो 99% थी, और जिन ईवीएम में बैटरी 99% थी उसमें बीजेपी को ज्यादा वोट मिले हैं, और जिस ईवीएम में बैटरी 60 से 70% थी उसमें कांग्रेस को ज्यादा वोट मिले हैं। दूसरा जो आरोप है कि सुबह जब गिनती स्टार्ट हुई 8 बजे, 9 साढ़े 9 बजे तक कांग्रेस बहुत आगे थी, 65 से 70 सीटों पर आगे थी, और धीरे धीरे फिर कांग्रेस पीछे होती चली गई। तीसरा जो आरोप है, जो पहले भी लगाया जा चुका है, इस बार तो नहीं था, कि बटन किसी का दबाओ और पर्ची किसी की निकलेगी। चौथा जो आरोप है हैकिंग का आरोप, जो बहुत बार लोग लगा देते हैं। तो एक एक करके आज हम ईवीएम से संबंधित जो आरोप है उसका विश्लेषण करेंगे, और वीडियो के लास्ट में ईवीएम की जो हिस्ट्री है भारत में उसके बारे में विश्लेषण करेंगे कि कब शुरुआत हुई, किसने शुरुआत की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सुबह जब काउंटिंग स्टार्ट हुई 8 बजे से लेके 9 साढ़े 9 बजे तक या 10 बजे तक, जब कांग्रेस की सीट बहुत आगे थी, 65 से 70 सीटों पर कांग्रेस आगे थी, उसके कारण क्या थे और बाद में नीचे क्यों आई उसके कारण क्या थे। शुरुआत में जो काउंटिंग हुई है वो बैलेट पेपर की काउंटिंग हुई है। बैलेट पेपर पर वोटिंग किसने किया था? जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्होंने किया था, और सरकारी कर्मचारी ज्यादातर सरकार से नाराज थे। उसका मुख्य कारण ओपीएस था, दूसरे भी और कारण थे। अलग अलग संगठन अलग अलग मांगों को लेकर सरकार से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन जब भी कर्मचारियों ने सरकार से मुलाकात करने की कोशिश की, सरकार ने उनकी बात सुनने के बजाय दमन की नीति अपनाई थी। इसलिए ज्यादातर कर्मचारी सरकार के खिलाफ थे। और जब काउंटिंग स्टार्ट हुई बैलेट पेपर की, तो 70% जो काउंटिंग जारी थी वो कांग्रेस के पक्ष में जारी थी, और 30% सरकार के यानी कि बीजेपी के पक्ष में जारी थी। उसके बाद जब ईवीएम से काउंटिंग स्टार्ट हुई, फिर आम जनता की जो वोटिंग थी उसका रिजल्ट आना शुरू हुआ। तो पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि पहले कांग्रेस आगे क्यों थी और बीजेपी पीछे क्यों थी। अब दूसरा पॉइंट पर आ जाइए। दूसरा पॉइंट है, जिन ईवीएम में बैटरी जो है 99% थी उसमें बीजेपी के ज्यादा वोट निकले, और जिसमें 60 से 70% थी उसमें कांग्रेस के ज्यादा वोट निकले। यहाँ एक सोचने की बात है कि कोई भी जो ईवीएम है यूज करने के बाद अगर उसका बैटरी देखेंगे वो 99% नहीं हो सकती। एक साइंस मास्टर थे, उन्होंने मेरे से सवाल किया था। उन्होंने कहा कि जब मैं काउंटिंग में मेरी ड्यूटी लगी हुई थी और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि ईवीएम में 99% बैटरी थी, आप इस बात का जवाब दीजिए। मैंने कहा आपका जो सवाल है वो सवाल ही असंभव वाला है जिसका जवाब हो ही नहीं सकता। अगर आप ये कहो मैंने किसी आदमी को उड़ते हुए देखा है और आप कहो कि उसका जवाब दीजिए, जब आदमी का उड़ना संभव नहीं है तो उसका क्या जवाब होगा? यही बात यहाँ पे होती है। जो ईवीएम है यूज होने के बाद 99% उसमें बैटरी नहीं रह सकती, तो ये सवाल ही संभव वाला नहीं है। अगर हम ये बात करें कि भाई ईवीएम मशीन बदल दी गई है, तो वो भी संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? दूसरा, अगर ईवीएम मशीन बदल भी देंगे तब भी उसकी बैटरी जो है 99% नहीं हो सकती, उसका भी कारण विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये विश्लेषण करते हैं, अगर मशीन बदल दी गई है तो क्या उसकी बैटरी 99% रहेगी? जब भी अगर ईवीएम बदलेंगे, मान ले चोरी से ईवीएम बदल दी, अगर ईवीएम बदलेंगे तो दूसरी जो ईवीएम वहां लगाएंगे उसमें भी तो वोटिंग की होगी, वोटिंग करने के बाद ही उसमें वोट रिकॉर्ड होंगे, और एक बूथ पे जो वोट पोल होते हैं वो 400 से लेके
800 के बीच में नॉर्मली होते हैं। एक वोट को ईवीएम में पोल करने के लिए कम से कम 15 सेकंड के आसपास का समय लगता है। अगर हम एकदम एक के बाद एक पोलिंग करते जाएं तो 1 मिनट के अंदर 4 वोट ही ज्यादा से ज्यादा डाले जा सकते हैं, क्योंकि जब बटन दबाएंगे, बटन दबाने कुछ सेकंड के बाद उसकी आवाज आती है, बीप की आवाज आती है, और उसके कुछ सेकंड के बाद जो लाल बटन है कंट्रोल यूनिट का, जिसको सीयू बोलते हैं, वो बंद होता है। उसके बाद ही कंट्रोल यूनिट में दोबारा से हम कमांड दे सकते हैं अगला वोट डालने के लिए। 400 से लेके 800 वोट डालने के लिए 3-4 घंटे का कम से कम समय लगेगा। अगर 3 से 4 घंटे कोई ईवीएम को इस्तेमाल करें तो उसकी बैटरी डाउन आएगी ही आएगी, और ये संभव नहीं है कि अगर कोई मशीन बदलेगा, पहले उसमें वोट डालेगा और वोट डालने के बाद फिर उसकी बैटरी बदलेगा। उसका तो ये होगा कि वोट डाल के जल्दी से मशीन को बदलना है। अगर हम इसकी शुरुआत मॉक पोल से करें तो मॉक पोल का समय होता है सुबह 5:30 बजे। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की हैंडबुक होती है उसमें सारी गाइडलाइन होती है, ट्रेनिंग के टाइम पे बताया जाता है। तो सुबह 5:30 बजे मॉक पोल खुलना होता है। जो एजेंट होते हैं उनको 5:30 बजे आना होता है। अगर एजेंट नहीं आते तो 10 से 15 मिनट तक आप इंतजार कर सकते हैं, यानी कि 5:40 ज्यादा से ज्यादा 5:45 तक इंतजार कर सकते हैं। उसके बाद हर हालत में आपने मॉक पोल करना ही करना है, क्योंकि मॉक पोल करते समय कम से कम 50 वोट उसमें पड़ने चाहिए, और जितने भी कैंडिडेट वहां खड़े हैं साथ में नोटा, सारे बटन कम से कम एक बार दबने चाहिए, और 50 वोट डालने में प्रोसेस में समय लगता है। उसके बाद उसका क्लोज का बटन दबाना होता है, फिर उसका रिजल्ट का बटन दबाना होता है, उसके बाद क्लियर करना होता है, फिर मशीन को स्विच ऑफ करके सीलिंग करना होता है। तो इस पूरे प्रोसेस में लगभग 1 घंटे का टाइम लग जाता है, पौने घंटे से 1 घंटे का टाइम लग जाता है। अब सुबह जब मॉक पोल होता है, मॉक पोल के टाइम पर जब बटन दबाते हैं तो बटन दबाते इसमें ये देखा जाता है कि जिसका बटन दबाया उसी का पर्ची निकली है निकली। अगर किसी को डाउट है, बटन किसी का दबा रहे हैं, रिजल्ट किसी का निकल रहा है। जैसे आपने अगर याद हो, दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के एक एमएलए हैं सौरभ भारद्वाज जी, उन्होंने एक मशीन दिखाई थी जो वो खुद बना के लाए थे या किसी से बनवा के लाए थे, जिसमें दिखाया गया था कि कोई भी बटन दबाओ और वोट बीजेपी को जाता है। वो जो मशीन थी वो भारत के चुनाव आयोग की नहीं थी। तो भारत के चुनाव आयोग की नहीं थी तो उस मुद्दे पर बात करने की जरूरत नहीं है। हम बात करें भारत के चुनाव आयोग की जो ईवीएम मशीन है, क्या उसमें ऐसा हो सकता है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर की हैंडबुक है या 17C फॉर्म आता है, या प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जो डायरी होती है जिसको पीओ डायरी बोलते हैं, उसमें सारे कॉलम होते हैं। और अगर कोई वोटर ये रिपोर्ट करे कि मैंने बटन फलाने आदमी का दबा था लेकिन पर्ची दूसरे आदमी को निकली है, वो अगर टेस्ट वोट डालना चाहे तो टेस्ट वोट का भी प्रावधान है। उसके लिए उसकी दोबारा से 17A फॉर्म जहां साइन करवाते हैं, अंगूठा लगाते हैं, वहां उसकी एंट्री होगी। वहां उसके साइन के साथ साथ उसका अंगूठा भी लगवाना होता है, और उसके बाद 17C फॉर्म में भी उसकी एंट्री करनी होती है, और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की डायरी होती है उसमें भी एंट्री करनी होती है, और टेस्ट वोट डलवा के डालना होता है कि उसने किसका बटन दबाया है और क्या रिजल्ट निकला है। अगर उसका आरोप सही है तो टेस्ट वोट मान लिया जाएगा, मशीन को बदल दिया जाएगा। बदलने के लिए दोबारा से जो नई मशीन आएगी उसका वही प्रोसीजर होगा, मॉक पोल वगैरह होगा, और मॉक पोल के टाइम पर जो एजेंट आते हैं उनके साइन भी होते हैं। और अगर उसका दावा झूठा पाया जाता है तो ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर की ड्यूटी होती है उसके खिलाफ पुलिस में पर्चा दर्ज कराए और उसको पुलिस के हवाले करें। मेरी जानकारी के अनुसार आज तक ऐसा कोई केस नहीं आया है जिसने टेस्ट वोट डाला हो और टेस्ट वोट के बाद ये पाया गया हो कि बटन किसी और का दबाया और वोट बीजेपी को गया था। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता है कि बटन किसी का दबाओ और वोट बीजेपी को जाओ। दूसरा है, अगर आप ये देखना चाहें 4-5 वोट के बाद या 10 वोट के बाद एक वोट बीजेपी को जाएगा, उसके लिए भी मॉक पोल के इसमें आप कर सकते हो। जिन्होंने ड्यूटी दी है मॉक पोल में, प्रिजाइडिंग ऑफिसर की या पोलिंग ऑफिसर की, उन्होंने देखा हुआ, या जो एजेंट है उन्होंने देखा हुआ। अगर आपको लगता है कि आपके कैंडिडेट का 10 वोट आपको पड़ेंगे, 11वां वोट बीजेपी को जाएगा, तो आप 11 या 12 या 15 वोट मॉक पोल के टाइम डाल सकते हो। मॉक पोल का जो रिकॉर्ड होता है वो मॉक पोल एक सर्टिफिकेट में देना होता है। उसके अंदर कॉलम पड़े होते हैं कि जितने उम्मीदवार खड़े हैं सबके नाम लिखे जाएंगे, लास्ट में नोटा का नाम होता है, फिर किस उम्मीदवार को कितने वोट डाले गए वो लिखने होते हैं। जो कंट्रोल यूनिट थी उसने रिजल्ट के टाइम पे किसमें कितने कितने वोट दिखाए हैं, और जो वीवीपैट है जिसमें पर्ची निकली है वो पर्ची किसकी किसकी निकली है, ये तीनों मिलान होना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर कैंडिडेट जो 1 नंबर पर है उसको अगर आपने 5 वोट डाले थे तो ईवीएम के जो कंट्रोल यूनिट है उसके रिजल्ट में भी 5 ही दिखना चाहिए, और जो पर्चियां निकली वीवीपैट से वो भी 5 होनी चाहिए। अगर उनका कोई डिफरेंस है तो मॉक पोल सर्टिफिकेट में वो भी लिखना होता है यस या नो। मेरी समझ के अनुसार आज तक कोई ऐसी रिपोर्टिंग नहीं हुई है
जहां उसमें कोई डिफरेंस आया हो, अंतर आया हो। इसके इतने दावे थे, रिजल्ट ये आया और पर्ची निकली, और वो पर्चियां भी सुरक्षित एक ब्लैक एनवलप में सील करके जमा करनी होती है। तो दूसरा जो पॉइंट था, वे बटन किसी का दबाओ और जाए किसी का, ये भी संभव नहीं है। तीसरा पॉइंट है ईवीएम का बदलने का। मॉक कॉल के बाद क्लोज बटन दबा के रिजल्ट दिखा के क्लियर करके उसके बाद मशीन को सील किया जाता है। सील करते समय सबसे पहले जो सीलिंग होती है, एक स्पेशल टैग होता है जो कि पिंक कलर का होता है, वो मशीन के अंदर लगा जाता है और उसके ऊपर प्रेजाइडिंग ऑफिसर के भी साइन होते हैं, एजेंट्स के भी साइन होते हैं, और उसके बाद उसको सील लगाई जाती है। उसके बाद एक ग्रीन सील होती है जिसको पेपर सील बोलते हैं, उसके ऊपर भी नंबर होता है, उसके ऊपर प्रेजाइडिंग ऑफिसर भी साइन करता है और पोलिंग ऑफिसर भी साइन करते हैं, जो एजेंट होते हैं वो भी साइन करते हैं, और उसको फिर उसमें चिपकाया जाता है। उसके बाद पूरा कवर बंद करके बाहर से फिर अलग से एक टैग लगा जाता है, उस टैग के ऊपर कंट्रोल यूनिट का नंबर लिखा जाता है, प्रेजाइडिंग ऑफिसर भी साइन करता है, पोलिंग ऑफिसर भी साइन करते हैं और एजेंट भी साइन करते हैं। यानी कि एक एक कंट्रोल यूनिट के अंदर 3-3 ऐसी सील लगी हैं जहां पर पोलिंग ऑफिसर, प्रेजाइडिंग ऑफिसर के साथ साथ एजेंट के भी साइन होते हैं। अगर कोई मशीन बदलेगा तो जो विरोधी पार्टी हैं या जिनको लगता है मशीन बदली गई है, वो अपने सिग्नेचर का वहां मिलान कर सकती है। और 17C जो फॉर्म होता है, रूल के अनुसार उसकी एक एक कॉपी एजेंट को भी देनी होती है। ज्यादातर प्रेजाइडिंग ऑफिसर वो कॉपी देते भी हैं, और वो पार्टी की भी जिम्मेदारी होती है कि अपने एजेंट को कहें 17C फॉर्म ले। 17C फॉर्म के अंदर वो मेंशन होता है कि कितने टोटल वहां पे वोट थे, 17 रजिस्टर में कितने वोट पड़े, मशीन में कितने वोट पड़े, टेंडर वोट कितने पड़े, वोट डालने से मना किसने किया, किसको वोट डालने से रोका गया, या कोई टेस्ट वोट पड़ा या नहीं पड़ा, सारा उसमें रिकॉर्ड होता है और उसमें एजेंट के भी साइन होते हैं। वो चीज आप उसमें काउंटिंग्स में मिला सकते हो, जिससे आपका जो भ्रम है कि मशीन बदल दी गई है, वो भ्रम आपका दूर हो जाएगा। चौथा जो पॉइंट है हैकिंग का है। हैकिंग करने का सिस्टम तभी हो सकता है जब ईवीएम मशीन में कोई ऐसा सिस्टम लगाया जाए जिससे हैक किया जा सकता है, जैसे ब्लूटूथ टाइप या इंटरनेट की कोई उससे कनेक्टिविटी हो, तब किया जा सकता है। अगर हम एक एग्जांपल दें, पुराने फोन जो बटन वाले होते थे, एंड्रॉयड नहीं थे, जिसमें इंटरनेट की सुविधा नहीं होती थी, और जो आजकल फोन आए हैं एंड्रॉयड फोन जिसमें इंटरनेट की सुविधा है या ब्लूटूथ की सुविधा है। पुराने फोन को अगर आप किसी के पास कुछ भेजना चाहे, उससे किसी के पास कुछ नहीं भेज सकते, सिर्फ फोन कर सकते हैं, क्योंकि उसको इंटरनेट से कनेक्ट नहीं किया जा सकता, उसको किसी ब्लूटूथ से या किसी भी डिवाइस के साथ कनेक्ट नहीं किया जा सकता, और जो एंड्रॉयड फोन है उसको किया जा सकता है। तो यहाँ हैकिंग का एक ही जवाब है, अगर हमारी मशीन के अंदर, जैसा हमारा भारत का चुनाव आयोग दावा करता है कि इसके अंदर ऐसा कोई ऐसा डिवाइस नहीं है या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जिससे इसको ब्लूटूथ जैसे या किसी और डिवाइस के साथ कनेक्ट किया जा सके या इंटरनेट के साथ कनेक्ट किया जा सके। अगर ईवीएम के अंदर ऐसा कोई डिवाइस नहीं है, ऐसी कोई चिप नहीं है, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, तो इसको हैक नहीं किया जा सकता, और अगर ऐसा कुछ है फिर हैक किया जा सकता है। इसका जवाब चुनाव आयोग भी दे सकता है, और कई बार चुनाव आयोग सभी राजनीतिक पार्टियों को बुलावा दे चुका है, चैलेंज कर चुका है। अगर आपको लगता है ईवीएम हैक हो सकती है, हमारे चुनाव आयोग कार्यालय में आइए और ईवीएम को हैक करके दिखाइए। लेकिन कोई भी राजनीतिक पार्टी वहां नहीं गई है दावा करने के लिए कि हम हैक करके दिखाते हैं। जब हार जाते हैं तभी हल्ला गुल्ला होता है, जब जीत जाते हैं तब कोई नहीं कहता कि ईवीएम खराब थी। अब आते हैं ईवीएम के इतिहास में। ईवीएम की शुरुआत जो भारत में हुई है वो मई 1982 से की गई है। मई 1982 में शुरुआत में केरल विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ 50 बूथ पे इसको ट्रायल बेस पे शुरू किया गया था। जब ट्रायल सक्सेसफुल हुआ तो 1983 के बाद इसको चुनाव प्रक्रिया में या चुनाव के इसमें इस्तेमाल करना था, लेकिन इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि आपके जो कानून है उस कानूनों के अनुसार ईवीएम को इस्तेमाल करने का कोई प्रावधान नहीं है। यानी कि मई 1982 में कांग्रेस की सरकार थी और श्रीमती इंदिरा गांधी जी भारत की प्रधानमंत्री थी, यानी कि कांग्रेस के टाइम में ईवीएम भारत में आई है या भारत के चुनाव आयोग में इसकी शुरुआत की गई है। उसके बाद दिसंबर 1988 में जो जनप्रतिनिधित्व कानून है 1951 का, उसके अंदर संशोधन किया गया और ईवीएम का प्रावधान उसमें डाला गया। दिसंबर 1988 में भी कांग्रेस की ही सरकार थी और श्री राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री थे। उसके बाद मार्च 1992 में जो चुनाव आयोग के रूल्स है 1961 के, उसमें संशोधन किया गया और उसमें संशोधन करके फिर ये प्रावधान डाला गया कि चुनाव जो है ईवीएम से करवाए जा सकते हैं। अब अगला सवाल उठता है कि ईवीएम की जरूरत ही क्यों पड़ी। जब हम बैलेट से चुनाव करवाते थे तो बैलेट से चुनाव करवाते समय गड़बड़ियां बहुत हो जाती थी, खासकर जो मोहर लगाई जाती थी
उससे वोट कैंसिल हो जाते थे अगर सही जगह मोहर नहीं लगी या 2 जगह मोहर लगी या ऐसी जगह मोहर लगा दी जिससे डिसाइड करना मुश्किल हो जाए कि वोट जो है इस कैंडिडेट को पड़ा है या इस कैंडिडेट को। ईवीएम मशीन में इस तरह की अव्यवस्था है वो नहीं है, जिसका आप बटन दबाओगे वोट उसी को ही जाएगा, किसी दूसरे को नहीं जाएगा। यहाँ वोट कैंसिल होने का कोई चक्कर नहीं है। दूसरा, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान है। तीसरा, काउंटिंग के समय उसमें काफी लंबा समय लगता था, इसकी काउंटिंग फटाफट हो जाती है। तीसरा, काउंटिंग के समय उसमें गड़बड़ की जा सकती थी, इसमें काउंटिंग में गड़बड़ होने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि सबके सामने रिजल्ट दिखाया जाएगा और सबके सामने मशीन शो करेगी। एक बार नहीं चाहे 10 बार काउंटिंग कर लो, हर बार एक ही रिजल्ट आएगा, जबकि बैलेट पेपर में गिनते समय आगे पीछे होके ह्यूमन एरर के कारण वो गड़बड़ हो सकता है या कम ज्यादा आ सकता है। इस तरह से ये कह सकते हैं कि ईवीएम पे आरोप लगाने के बजाय जो भी पार्टी हारती है उसने अपनी हार के कारणों की समीक्षा करनी चाहिए, जो सच्चाई है उसको स्वीकार करना चाहिए। जब आप अपनी गलतियां स्वीकार करेंगे, आप उन गलतियों को सुधारने की गुंजाइश है। अगर आपने गलती को स्वीकार ही नहीं किया तो उस गलती को सुधारने की कोई गुंजाइश नहीं है। और इसी तरह से आप बाई चांस जीत के बात अलग है, नहीं तो इसी तरह हारते जाएंगे, फिर आरोप लगाते रहो, उससे कोई फायदा नहीं है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।